हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं, जो कि टारगेटेड एग्जाम री प्रिपरेटरी हो गया या बीपीएससी हो गया। तो इन सारे एग्जाम्स को टारगेट कर कर ये सेशंस चल रहे हैं, तो आप इन सेशन को जरूर देखिए। आपकी साइंस इन सेशन के द्वारा प्रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि ये सेशंस की खास बात है कि एनसीईआरटी का कंटेंट है, प्लस हम इसमें पीवाईक्यूज करेंगे, तो सारी चीजें आपकी डीपली प्रिपेयर हो जाएंगी। सबसे पहली बात है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं, तो मैटर होता क्या है। तो अगर मैं ये बोलूं कि कोई भी चीज अगर बनी हुई है तो वो किसकी बनी हुई है, वो मैटर की, पदार्थ की बनी हुई है। और मैटर की खास बात क्या होती है कि मैटर एक वो पदार्थ, एक ऐसी चीज है जो कि अपना एक स्थान ग्रहण करता है, जिसके पास खुद का एक द्रव्यमान होता है। मतलब द मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड दैट हैज मास। मतलब कि अगर मैं कहीं पे, अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं कि मैं अगर कहीं जाकर बैठ जा रही हूँ, इसका मतलब मेरा खुद का एक मास है, और मेरा खुद का एक मास होने के साथ साथ मैं खुद कहीं जहां बैठ रही हूँ वहां की जगह को क्या है, घेर रही हूँ। ठीक है, तो मैटर क्या है, एक ऐसी चीज जिसका खुद का एक द्रव्यमान होता है और जो क्या करता है, जगह भी। इसके बाद आ जाती है बात कि जो मैटर है, इसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है। तो मैटर जो है सूक्ष्म सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो मैटर इज समथिंग दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और ये स्मॉल पार्टिकल्स, ये सूक्ष्म कण इतने छोटे होते हैं कि हम इसको माइक्रोस्कोप से द्वारा भी इनको देखना क्या है, मुश्किल होता है। तो आपको दो चीजें समझ में आई। क्या मैंने पहला बताया कि मैटर क्या है, मैटर वो चीज जो क्या करे, खुद का एक उसका द्रव्यमान हो, मास हो, या क्या करे, वो एक ऑक्यूपाई करे स्पेस। ठीक। दूसरी चीज क्या देखिए कि मैटर किससे बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और ये टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं, ये सूक्ष्म कण जो होते हैं, ये माइक्रोस्कोप से देखने के लिए भी बहुत ही मुश्किल होती है। ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस चैप्टर में हमको देखो, मैटर है तो मैटर का आपको भौतिक स्वरूप, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी, और इसके रासायनिक गुण, ये दो गुण आपको मैटर के बारे में पढ़ने हैं। अब पहला चैप्टर जो है वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर है, जिसमें कि हम सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारे भौतिक गुण किसके, पदार्थ के हम पढ़ेंगे। रासायनिक गुण हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि आपको कल मिलेगा ये वीडियो। ठीक है ना, यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई। चलो आओ अब देख लेते हैं कि मैटर पदार्थ का भौतिक गुण क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात है, अगर हम मैटर की बात करें, भौतिक स्वरूप की बात करें किसके, पदार्थ की, तो सबसे पहले बात हो गई कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो कि मैंने आपको बताया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो भी आपका मैटर है उसके पार्टिकल्स कितने हैं, बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटे हैं। कण क्या है, बहुत ही छोटे हैं। सो कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपके घर में ट्रांसपेरेंट ग्लासेस आपने देखे होंगे, कांच के। अब उस एक कांच के ग्लास में अगर मैं यहाँ पर कुछ ग्लासेस बनाऊं, तो देखो ये मेरे पास यहाँ पर ग्लास है, एक ग्लास, दो ग्लास, तीन ग्लास। अब इसमें क्या, सब में पानी प्रेजेंट है। इसमें क्या किया मैंने, एक क्या किया, नील जो देखा है ना, नील कपड़ों को सफेद करने वाले, इसमें मैंने क्या किया, नील की कुछ बूंदे डाल दी। अब ये पानी कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। अब यहाँ से, इस वाले पानी से जिसमें कि मैंने नील की बूंदे डाली हैं, इसमें से कुछ ड्रॉप्स पानी निकाला और इस वाले में डाल दिया, जिसमें कि पहले कुछ भी नहीं प्रेजेंट था, सिर्फ पानी था, तो ये भी हल्का नीला हो जाएगा। अब मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से कुछ बूंदे निकाल के इसमें डाल दिया, तो ये भी हल्का हो जाएगा। तो अब मैंने ये पाया कि जो पहली वाली परख नली, जो पहली वाली परख नली, या इसको आपने ग्लास बोला, तो पहली वाली जो ग्लास थी उसमें क्या था, उसमें गाढ़ा नीला था। और जैसे जैसे मैंने पानी ग्लासेस में अगले ग्लास में पहुंचती गई, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालती गई, तो जो आखिरी ग्लास पाया उसमें नीला रंग क्या था, हल्का था। तो इससे ये समझ में आया कि कण जो पहले क्या थे, एक साथ बहुत सारे प्रेजेंट थे इसमें, अब उसमें क्या थे, यहाँ पर नील के जो कण प्रेजेंट थे वो क्या हुए, डिवाइड हुए फर्दर, फिर इसमें आए, फिर इसमें आए, फिर इसमें आए। तो इसका मतलब धीरे धीरे जो नीले रंग की कंसंट्रेशन क्या होती गई, कम होती गई, पर फिर भी कण हमें प्राप्त होते गए। तो आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल है KMnO4 का, कि परख नलियां जो कि लेबोरेटरीज में प्रेजेंट होती है, टेस्ट ट्यूब्स, तो उसमें 10 परख नली ली गई। तो पहली परख नली में पोटेशियम पर मैग्नेट की टैबलेट को डाल दिया, और फिर उसमें से कुछ ड्रॉप निकालकर दूसरे में डाला, फिर कुछ ड्रॉप निकाल के दूसरे में डाला। तो इस तरह से देखा गया कि पहली परख नली और जो 10वीं परख नली है उसके कलर की कंसंट्रेशन में बहुत डिफरेंस मिला। पहला डार्क था, और अब देखा गया आखिरी जो 10वीं परख नली थी वो कैसी पाई गई, वो पाई गई कि बहुत ही ज्यादा हल्की है। तो इससे समझ में आया कि जो पार्टिकल्स है मैटर के, वो बहुत ही सूक्ष्म है, वो
क्या है वो आखिरी वाली टेस्ट ट्यूब जहां पर लाइट कंसेंट्रेशन देखने को मिली, क्या थी, पोटेशियम परमैंगनेट की ही थी वो पार्टिकल, पर क्या थे वो धीरे धीरे क्या हुआ, डिवाइड होते 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 मतलब कि वो पानी में डाला तो और मतलब कंसेंट्रेशन उसकी खत्म हो गई और उसमें ज्यादा पानी है, फिर वो और हल्का हो गया और से फिर और हल्का हो गया और हल्का हो गया। इस तरह से ये समझ में आया कि पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक कि कई बार ये कई एग्जाम्स का भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि जैसे कि अगर ये बात है कि पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, इस एक स्टेटमेंट से कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अगर शुगर को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो क्या पानी का लेवल बढ़ेगा, है ना, एक एक क्वेश्चन होता है। और अगर शुगर पानी में डिसॉल्व हो रही है तो वो कैसे डिसॉल्व हो रही है। ठीक है, दो क्वेश्चंस आते हैं। देखो अब मेरे पास क्या है, लिक्विड है। आप सबको पता है कि लिक्विड में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कण होते हैं, उनमें क्या होता है, दे हैव सम स्पेसेस। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे स्पेस प्रेजेंट होते हैं। और अगर यही बात मैं ठोस की करूं तो ठोस में क्या होता है, उसमें वो टाइटली पैक्ड होते हैं, क्या, उसमें पार्टिकल्स। ठीक, तो पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड ठोस में है, लिक्विड में थोड़े दूर दूर, गैसेस में बहुत दूर दूर। तो यहाँ पर लिक्विड है तो लिक्विड में पार्टिकल्स क्या है, थोड़े दूर दूर है। अगर मैंने इसी लिक्विड में क्या किया, शुगर को ऐड किया, तो शुगर क्रिस्टल मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब शुगर क्रिस्टल जब डिसॉल्व हो रहा है तो क्या है कि इसके स्पेसेस में जाकर फिट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रक्रिया से ये क्या हो रहा है, डिसॉल्विंग हो रही है। कैसे, जब ये अपने स्पेसेस में एंटर हो जा रहा है, किसके, आपके पानी के स्पेसेस में ये शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जा रहे हैं, जाकर पार्टिकल्स फिट हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होती है, जगह होती है, जिसमें कि दूसरा कोई सब्सटेंस है या दूसरा कोई मैटर है वो क्या होगा, आकर जाकर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको बात आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी में जहां पर शुगर में शुगर जो है वाटर के साथ जब घुल जाती है तो इस कौन सी प्रक्रिया द्वारा ये घुलती है, तो इस प्रक्रिया का नाम होता है विसरण। ठीक है, तो जब शुगर चीनी पानी में घुल जाती है तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा घुलती है, विसरण के द्वारा घुलती है। विसरण को ही इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन दो चीज को कॉज करेगा, पहला किसी भी चीज को डिसॉल्व करने में मदद करेगा, शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दिया, क्या हो गया, डिफ्यूजन की प्रक्रिया से। दूसरी चीज, दो मैटर एक दूसरे में क्या होंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे। शुगर पानी में मिक्स हो गया, पानी शुगर में मिक्स हो गया, तो ये क्या हो गया, ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया हो गई। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन या इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्षितिज ऊर्जा कैसे बढ़ा सकते हैं, किसी भी चीज काइनेटिक को एनर्जी तापमान उसमें बढ़ाकर। मतलब अगर शुगर और वाटर है, ठीक है, अगर शुगर ऑफ वाटर है, क्या होगा, मान लो मेरे पास एक ये बीकर है और इसमें शुगर मैं ऐड कर रही हूँ, इसमें पानी प्रेजेंट है। अब इसमें क्या है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे, मेरे पास चम्मच है, इससे मैं हिला रही हूँ तो ये घुल जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि जब ये शुगर क्या है, घुलना बंद हो जाएगी, मतलब अब सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर शुगर नहीं घुल रही है, तो इस कंडीशन में क्या है, अब मैं क्या करूंगी, उसको अलग से तापमान दूंगी। तो इसका मतलब किसी भी दो मैटर को इंटरमिक्स करने के लिए अगर मैं तापमान बढ़ाती हूं तो उसमें इंटरमिक्सिंग की कैपेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर तापमान को क्या किया, बढ़ाया, मतलब यहाँ पर मैंने इसको एक उसे बर्नर पे रख दिया, तो यहाँ पर जो अभी मिक्सिंग नहीं हो पा रही थी शुगर की पानी में, वो अब मिक्सिंग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं शुगर के और वाटर के, इनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब इसमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, अब वापस से इंटरमिक्सिंग फास्ट होगी और सॉल्यूशन में शुगर जो है वो घुल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूअसली। तो पार्टिकल्स कैसे कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, आपने देखा होगा कि अगर किसी घर में कुछ अच्छा बना है, पिज्जा बना है या राजमा बना है, छोला बना है, तो आपके घर तक भी स्मेल आ जाती है। आपके घर में मान लो सिंपल मम्मी ने दाल रोटी बनाई है, खिचड़ी बनाई है, तो वहां का बना हुआ राजमा और यहाँ पर बना हुआ दाल रोटी में क्या है, हमने घर की दाल रोटी सूंघी और वहां की आई राजमे की महक, तो बस मुंह में लार आ गई, अब बस जोमेटो से और स्विगी से ऑर्डर कर दिया। तो इसका मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं, जो कण है, वो क्या है, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। और इन कंटिन्यूअसली मूव करने से क्या है, अगर यहाँ पर इस रूम में डिओड्रेंट लगाया तो दूसरे रूम से आवाज आ जाती है दादाजी की, कितना
लगाकर जाओगे कॉलेज, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आपको बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि ठोस है तो ठोस में कैसे पार्टिकल्स होंगे, अभी हम और इसको डीपली देखेंगे। तो ठोस में कैसे पार्टिकल्स होंगे, ठोस में एकदम पार्टिकल्स पास पास होंगे, इसका मतलब इसमें क्या है, अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है। फिर लिक्विड में कैसे होंगे, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। फिर गैसेस में कैसे होंगे, गैसेस में काफी दूर होंगे। तो इसका मतलब कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड में और फिर आपका गैस में। ये आपका इस तरीके से पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण होता है, कणों के बीच में आकर्षण होता है। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि मैटर क्या होता है। मैटर कोई भी वो चीज जिसके अपना खुद का एक द्रव्यमान हो और जो क्या करे, स्पेस को, कोई भी जगह को घेरे। दूसरी हमने चीज देखी कि हमें यहाँ क्या पढ़ना है, मैटर के भौतिक स्वरूप और हमें इसका रासायनिक स्वरूप देखना है। भौतिक स्वरूप हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। भौतिक स्वरूप में हमने क्या देखा कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से, कणों से मिलकर बने होते हैं और कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो माइक्रोस्कोप से भी देखने में उसको मुश्किल आती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमने देखी कि इनके बीच में स्पेसेस होता है, तभी कोई भी चीज किसी दूसरी चीज में जाकर मिक्स हो जाती है। चौथी चीज कि पार्टिकल्स जो है वो मूव करते रहते हैं। पार्टिकल के मूव करने से ही हमको इधर से उधर स्मेल, या इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है अगरबत्ती, डिओड्रेंट, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। पार्टिकल्स का क्या है, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने से मतलब कि सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स है उसमें बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसलिए उसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं, गैसेस में काफी दूर दूर होते हैं। आइए अब देख लेते हैं क्या, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पर आपको 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आपकी एनसीईआरटीज में दी हुई है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इनके स्टेटमेंट से आया है, एज सच एनसीईआरटी की लाइंस को उठाकर। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चैप्टर बहुत आसान है पर आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आए हैं। अभी जब आप पीवाईक्यूज इन सब चैप्टर्स को खत्म करने के बाद सॉल्व करेंगे तब आपको लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इजी चैप्टर भी। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस, प्लाज्मा, गैस स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हमको पढ़ना है। इसमें हर एक चीज हम पढ़ेंगे किस तरह से कन्वर्जन होता है डायरेक्टली, जैसे कि सब्लिमेशन का प्रोसेस हो गया, एवेपोरेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, वो सारी विधियां अभी हम देखने जाएंगे। ठीक है, और प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट से भी कई बार क्वेश्चंस आए, तो उसको मैं रब कर देती हूँ। 5 अवस्थाएं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा। चलिए आइए अब देख लेते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की जो पदार्थ है, इनकी अवस्थाएं क्या है। तो सबसे पहले ठोस, तो ठोस को देख के क्या क्या चीज समझ सकते हैं कि इसका क्या होगा, खुद का एक अपना शेप होगा, आकार होगा। दूसरी बात, इसका क्या हम देख सकते हैं कि इसकी क्या होगी, मैक्सिमम इसका घनत्व होगा। अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस में देखा जाए तो सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है किसका, सॉलिड का। ठीक है, इसका खुद की अपनी एक बाउंड्री होगी, साथ साथ इसका क्या होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा। फिर इसमें संपीड़ितता क्या होगी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, वो नेग्लिजिबल होगी। इसको मैं ऐसे करके कंप्रेस नहीं कर सकती। पर यहाँ पर एक आपको एग्जांपल देखना है क्या, स्पॉन्ज का। तो स्पॉन्ज क्या है, स्पॉन्ज भी एक तरह का सॉलिड है, एनसीईआरटी की लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछी गई है। क्या स्पॉन्ज क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस में आएगा स्पॉन्ज, या कोई और सब्सटेंस है। तो स्पॉन्ज है आपका सॉलिड। सॉलिड ऐसा सॉलिड जिसमें कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उस पोर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्पॉन्ज आपने देखा होगा, उसके अंदर प्रेजेंट होती है एयर। मतलब कि एयर है उस पोर्स के अंदर ट्रैप्ड, फंसी हुई है। जैसे ही उसको स्क्वीज करते हैं, दबाते हैं, तो सारे के सारे एयर क्या हो जाती है, एक्सपेल आउट, बाहर निकल जाती है। और जैसे इसको रिलीज करते हैं तो सारे के सारे एयर क्या है, वापस अंदर आ जाती है। तो स्पॉन्ज एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, सॉलिड का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ठोस क्या होती है, अपने आकार को मेंटेन करते हैं, अपनी शेप को मेंटेन करते हैं। ठीक, ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है, बहुत आसान है। दृढ़ होते, रिजिड होते हैं। अगर ये कोई कांच का है, नीचे पे गिरा तो वो टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, दृढ़ है, रिजिड है। ठीक, अब बात करते हैं एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल में आपके एनसीईआरटीज में 3 दिए हुए, मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। रबर बैंड, रबर बैंड को अगर ऐसे खींचो, स्ट्रेच करो तो क्या होता है, वो स्ट्रेच हो जाता है, फिर छोड़ो तो क्या है, वो वापस अपनी पोजीशन को ले लेता है। तो एग्जाम्पल किसका है आपका, ये सॉलिड का एग्जाम्पल, ठोस का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल जो मैंने आपको स्पॉन्ज का बता दिया। तीसरा एग्जाम्पल आपको देखना है, जैसे शुगर और सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट को जिस भी कंटेनर में डालो, अगर मैंने मान लो इस पतले से इस ट्यूब में डाला, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ट्यूब है, इसमें डाला तो ये इसी शेप ले लेगा। ठीक है, अगर मैंने इसको अपने हाथ में इस तरीके से डाला
तो वो इस तरह के शेप पे आ जाएगा। अगर मैंने एक फैले हुए बर्तन में डाला तो शुगर और सॉल्ट उस तरह के शेप में आ जाएगा। इससे ये समझ में आया कि जिस भी कंटेनर में मैं सॉल्ट और शुगर को डाल रही हूँ वो उसमें जाकर टाइटली पैक हो जा रहा है। अब साथ ही साथ सॉल्ट और शुगर, जो चीनी और शक्कर है, जो चीनी और आपका नमक है, उसके जो क्रिस्टल्स देखे गए, जो कण देखे गए, क्रिस्टल्स देखे गए, कण नहीं क्रिस्टल्स देखे गए, वो कैसे उनकी खुद की भी एक आकृति और खुद के भी क्या है एक शेप है। ठीक है, बस इतना था। चलो आइए अब देख लेते हैं लिक्विड। तो द्रव द्रव एज कंपेयर टू सॉलिड अगर मैं देखूं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब लिक्विड है, लिक्विड जिस भी कंटेनर में जाएगा उस कंटेनर की आकार ले लेता है और लिक्विड का खुद का अपना एक आकार नहीं होता। ठीक है, सॉलिड का तो एक आकार है पर लिक्विड का आकार नहीं होता। साथ साथ लिक्विड है जो आपका उसके अंदर सॉलिड भी डिफ्यूज कर सकता है, लिक्विड भी डिफ्यूज कर सकता है और साथ ही साथ आपका गैस भी डिफ्यूज कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वाले सेक्शन को जिसमें जैसे कि आपका गैस, लिक्विड, देखो लिक्विड और क्या है गैस, ये कैसे डिफ्यूज हो रहे हैं एग्जाम्पल आप दे सकते हैं क्या, कोका कोला, जिसमें कि गैस और लिक्विड इसमें क्या है डिफ्यूजन हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया आपका लिक्विड टू गैस डिफ्यूजन। ठीक है, साथ ही साथ गैस टू गैस डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका एयर में डिफरेंट तरह की गैसेस प्रेजेंट है। अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने डिओड्रेंट मारा तो ये क्या हो गया आपका गैस टू गैस डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में लाइंस है, इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम कर दूंगी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है इसलिए मैं इसको इंक्लूड जरूर करूंगी। ठीक है ना, चलिए अब देखो, अब इसका द्रव्य का क्या होता है, कोई भी फिक्स शेप नहीं होता, इसका खुद का फिक्स वॉल्यूम होता है। ये आपका PYQ आ चुका है कि जो लिक्विड है इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है कि नहीं फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है पर शेप इसकी फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। अब देखो ये जो भी शेप कंटेनर में जाएगा उसकी अपनी एक शेप ले लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बात। अब देखो गैसेस में क्या होता है, गैसेस में सबसे ज्यादा संपीड़ितता पाई जाती है, कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा लिक्विफाइड आपका CNG हो गया या आपके ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हो गए, ये क्या है बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। इसका मतलब इसमें जो गैस है बहुत ही ज्यादा कंप्रेस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक, अब साथ साथ इसमें क्या होता है, गैस की खुद की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। जहां से अगर गैस रिलीज आउट हुई तो वो हर जगह फैल जाती है। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा हाईली स्प्रेड हो सकते हैं और साथ साथ उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इनका गैसेस जो होते हैं बहुत ही ज्यादा डिफ्यूज, मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे में मिलने की प्रॉपर्टी रखती है। ठीक है, इजी था ये सब, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं था पर इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एसएस लाइन से उठाकर दिए जाते हैं क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप ये चीज सॉल्व कर पाएंगे और देखेंगे भी किस तरीके से हम ये सारे इजी पोर्शन को अपने नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो स्टेट ऑफ चेंज, किस तरह से सॉलिड लिक्विड और इन सब में क्या क्या इनके नाम है। जैसे सॉलिड को लिक्विड में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज अगर सॉलिड है, जैसे एक आइस है वो सॉलिड है, अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पर मेल्टिंग हो रही है। ठीक है, मेल्टिंग हो रही है तो सॉलिड आइस हो गई, आइस मेल्ट हो रही है, पिघल रही है किसमें, लिक्विड में। तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट टर्म है, एक टर्म है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक टर्म है आपका लेटेंट हीट जो आपकी छुपी हुई ऊर्जा, गुप्त ऊर्जा होती है। तो ये सब इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखो क्या, सबसे पहले बात आ जाती है सॉलिड। सॉलिड से लिक्विड जब कन्वर्ट हो रहा है तो ये प्रक्रिया कौन सी हो गई, फ्यूजन हो गया आपका, संगलन हो गई। ठीक है ना, फ्यूजन। अब इसी से एक टर्म निकलता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, क्या मैंने बोला, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा। अब ये क्या होता है, देखो जब मेरे पास एक आइस है, ठीक है, मेरे पास आइस है, एक कंटेनर में मेरे पास आइस फोल्ड है, इसको समझेंगे थोड़ा सा इधर। मेरे पास ये एक कंटेनर है, एक ये मेरे पास जार है और इसमें क्या प्रेजेंट है, आइस के क्रिस्टल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या है, मुझे इनको क्या करना है, इनको पिघलाना है। तो पिघलाने में मैंने क्या किया, यहाँ पर इधर से आग जलाई और यहाँ पर पिघलना ये शुरू हुए, या इसको बोल सकते हैं फ्यूज होना शुरू हुए। ठीक है, पिघलना बोलो या फ्यूजन बोलो, संलग्न बोलो। ठीक है, यहाँ पर फ्यूज हुए, फ्यूजन हुआ इनका, और फ्यूजन होकर क्या बन जाएंगे, ये द्रव बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पर जब थर्मामीटर डाला गया,
यहाँ पर थर्मामीटर डाला गया तो पाया गया जो टेम्परेचर इसका इनिशियल था वही टेम्परेचर इसका बाद में भी पाया गया जब यहाँ पर हीट प्रोवाइड करी। हीट प्रोवाइड करने के बाद, ऊष्मा देने के बाद भी क्या था, टेम्परेचर इस वाले कंटेनर का सेम था जो कि पहले था जबकि आइस थी। ठीक है, अब जैसे जैसे आइस पिघलती जा रही है टेम्परेचर फिर भी उतना ही है, टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर हमको ये पता है कि यहाँ से हम ऊष्मा दे रहे हैं पर फिर भी टेम्परेचर में कोई भी अंतर, तापमान में कोई भी अंतर नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एनर्जी है, जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं किसके, हीट के फॉर्म में, वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है, वो बर्फ को टूटने में इस्तेमाल हो रही है, मतलब बर्फ को पिघलाने में वो एनर्जी यूज हो रही है। इसका मतलब कि जो बर्फ के पार्टिकल्स कैसे हैं, पास प्रेजेंट है, अब हीट देने से क्या हो रहा है, उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, पार्टिकल्स मूव होना स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो भी हीट के फॉर्म में एनर्जी आ रही है वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है, वो स्टेट को बदलने में इस्तेमाल हो रही है, मतलब कि उसके अवस्था को बदलने में इस्तेमाल हो रही है, सॉलिड को जो ठोस है उसको लिक्विड में बदलने में इस्तेमाल हो रही है। इसीलिए वहां पर टेम्परेचर, तापमान में कोई भी अंतर नहीं आ रहा। अब इसका मतलब कि जब ऐसी प्रक्रिया हो रही है तब ये जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जा रही है, छुप जा रही है। तो ये एनर्जी जो छुप जा रही है, लुप्त हो जा रही है, या फिर हम ये बोल सकते हैं एब्जॉर्ब हो रही है, किसके द्वारा, ये आपके आइस के क्रिस्टल्स द्वारा जो एब्जॉर्ब हो जा रही है, वो एनर्जी को बोलते हैं हम क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या इसको सिंपल बोल सकते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब कि आपकी कौन सी, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा मतलब कि ऐसी एनर्जी जो कि छुपी हुई है, और छुपी हुई है किसमें, आपका सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने में ऐसी एनर्जी यूज हो रही है जो कि एब्जॉर्ब हो जा रही है आइस क्रिस्टल्स के द्वारा, और वो एनर्जी दिख नहीं रही पर स्टेट को बदलने में मदद कर रही है। इससे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा पर स्टेट बदल जा रहा है। तो ऐसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म है, मैंने बोला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितना अमाउंट चाहिए ऊष्मा का या एनर्जी का जो कि 1 किलो सॉलिड को कन्वर्ट करे किसमें, लिक्विड में। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका लेटेंट एनर्जी ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब कि यहाँ पर सॉलिड आइस क्रिस्टल्स थे, आइस क्रिस्टल्स किसमें कन्वर्ट हो गए, तरल में हो गए कन्वर्ट। तो लेटेंट हीट जो ये आपकी गुप्त ऊष्मा है वो किसमें कन्वर्ट हुई, सॉलिड में यूज हो रही है, सॉलिड उसको यूज कर रहा है और कन्वर्ट किसमें कर दे रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो वो ऊर्जा क्या हो जा रही है, वो ऊष्मा क्या हो जा रही है, लुप्त हो जा रही है, गुप्त हो जा रही है, और ये गुप्त ऊर्जा को ही बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, गलनांक। तो गलनांक क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट की ऐसी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट, ऐसा न्यूनतम से न्यूनतम तापमान जिसमें कि ठोस जो है वो मेल्ट कर जाता है। इस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना हो जाता है, 273.15 केल्विन, डायरेक्ट पूछते हैं एज सच। ठीक है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट गलनांक क्या हो गया, ऐसा सूक्ष्म टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जिसपे कि सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होता है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस आपका कितना हो जाता है, 273.15 केल्विन। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब लिक्विड से सॉलिड में बन रहा है, मतलब कि वापस से मुझे लिक्विड को बर्फ में कन्वर्ट करना है, तो सॉलिडिफिकेशन है, सिंपल टर्म है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट याद करने वाला नहीं है। नेक्स्ट बात करें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, मतलब एक कोई लिक्विड है, अब लिक्विड को मैंने वापस से बर्नर पे रखा तो क्या होगा, थोड़े समय बाद क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होने लगेगा। उसके बॉइलिंग मतलब क्वथनांक से पहले वाला जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर बिंदु जहां पर चीज क्या है, उबल रही है। अब उबलने से पहले, बॉइलिंग पॉइंट से पहले वाला जो समय होता है, क्वथनांक से पहले वाली स्थिति जहां पर चीज क्या हो रही है, अब इवेपोरेट हो रही है। ठीक है, वेपोराइज के वेपर्स के फॉर्म में इवेपोरेट हो रही है, तो वो क्या हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, मतलब यहाँ पर वेपोराइजेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को हमने बोल दिया वाष्पीकरण। ठीक है, अब गैस से वापस से लिक्विड में ऊपर से ढक्कन ढक दिया तो क्या हो गया, कंडेंस हो गया। अब नीचे ड्रॉपलेट्स आ गई, तो जो भाप बनी थी वो क्या हो गई, वापस से ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ गई, और वो नीचे क्या हो गई, वो बैठ गई। तो ये लिक्विड में कंडेंसेशन, संघनन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म आता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, अब इवेपोरेशन के कारक आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में।
ठीक है। तो इवेपोरेशन के फैक्टर्स हो गए वाष्पीकरण, आपके वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण और इवेपोरेशन। ठीक है। तो इवेपोरेशन के फैक्टर्स क्या हो गए कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि इवेपोरेशन को और बढ़ाते हैं और कौन से ऐसे कारक हैं जो कि इवेपोरेशन को क्या है, कम कर रहे हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं एक थाली में पानी रखूं और थाली में पानी रखकर क्या करूं, उसको छत पर छोड़ दूं, तो उसमें पानी जल्दी उड़ेगा कि एक ग्लास में पानी है उसमें जल्दी उड़ेगा। तो इससे समझ में आता है कि सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा जहां पर पानी प्रेजेंट होगा, उतनी तेजी से क्या होगा, वाष्पीकरण होगा या इवेपोरेशन होगा। ठीक है ना। इसका मतलब पहली चीज क्या हो गई, हमको समझ में आई कि सरफेस एरिया तो किस पे निर्भर करता है, सबसे पहले सरफेस एरिया पे। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी तेजी से क्या होगा, इवेपोरेशन की प्रक्रिया होगी। अब दूसरी बात कि हवा, अगर छत पे मैंने इसमें बर्तन में पानी रखा और हवा भी तेजी से चल रही है, तो इसका मतलब कि स्पीड किसकी, विंड की, हवा की तेजी से भी इवेपोरेशन का दर जो है वो तेज हो जाती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि विंड की स्पीड से भी इवेपोरेशन की दर क्या हो रही है, बढ़ रही है। तीसरी चीज क्या हो जाती है कि अगर अगर गर्मी ज्यादा है, इसका मतलब कि मौसम में क्या है, गर्माहट है, बहुत धूप है, तभी क्या होगा, जो आपका इवेपोरेशन है वो प्रक्रिया क्या होगी, फास्ट होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर अधिक है तो इवेपोरेशन तेजी से होगा। चौथा पॉइंट यहाँ पर हो जाता है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। आर्द्रता से क्या समझते हैं, अगर वातावरण में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसका मतलब कि वाटर वेपर्स ज्यादा प्रेजेंट है, तब उस सिचुएशन में इवेपोरेशन की दर जो होती है वो घट जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी कारक में, कौन सा ऐसा कारक है इवेपोरेशन में जिसमें कि कौन सा ऐसा कारक है जिसमें कि जो इवेपोरेशन का दर है वो घट जाता है। तो इसका मतलब कि अगर वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन घट जाएगा, बाकी सब में बढ़ता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्या, नेक्स्ट हमारा आता है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना। मतलब कि अब कोई भी चीज क्या है, सॉलिड है और इनडायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जा रही है, गैस में। तो उधर पातन ये प्रक्रिया होती है सब्लिमेशन। जैसे कि नैपथलीन बॉल को रखो और थोड़े समय के बाद उस जगह से क्या है वो गायब हो जाती है। तो नैपथलीन बॉल कैसी थी, सॉलिड थी और गायब हो गई, तो मतलब गैस फॉर्म में वो उड़ गई। तो ये क्या हो गया, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर एनसीईआरटीज में आपके सब्लिमेशन के कई और अन्य एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको आपको याद रखना है, आपके एग्जाम से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हो गया कैम्फर, कपूर, नैप्थलीन, फिर आपका एंथ्रासीन, फिर अमोनियम क्लोराइड और फिर आपका आयोडीन। ये 5 एग्जाम्पल्स है, इनको रट लेना। ठीक है ना। कैम्फर, कपूर हमें पता है, नैप्थलीन हमें पता है। अब हमें क्या याद रखना है, आयोडीन हम याद कर लेंगे, अमोनियम क्लोराइड और एंथ्रासीन। ठीक है, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नैप्थलीन, कैम्फर, ये एग्जाम्पल्स आपको रटने। ठीक है। अब एक और टर्म है यहाँ पर डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या हो जाता है, जब गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है आपकी सॉलिड में। जैसे कि आपने देखा होगा पत्तियों में जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो वहां पर क्या है, पत्तियों में वाटर वेपर से प्रेजेंट होते हैं या भाप प्रेजेंट होती है, तो वो भाप जो है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड में, तो बर्फ जैसी फ्रॉस्ट बन जाता है। तो ये प्रक्रिया हो जाती है आपकी डिपोजिशन की। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और सारा कुछ मैंने कवर कर दिया। एक टर्म बचता है यहाँ पर ड्राई आइस। तो ड्राई आइस क्या है, तो ड्राई आइस को ही आप सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। और ये ड्राई आइस की आपसे पूछी जाती है कंडीशंस कि ये किस कंडीशन में ड्राई आइस को रखा जाता है, इसी को हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ड्राई आइस को हमेशा हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। अब देखो ये ड्राई आइस है, इसमें प्रेशर कैसे दिया, मान लो मेरे पास एक ये कंटेनर है जिसमें कि मेरे पास ड्राई आइस है, तो इसमें प्रेशर कैसा है, इसमें दबाव कैसा है, बहुत उच्च दबाव है, बहुत ज्यादा दबाव है। तो उच्च दबाव होने की वजह से क्या है, ये एकदम इसकी जो गैस के मॉलिक्यूल जो इस तरीके से इसके मॉलिक्यूल्स एकदम टाइटली पैक्ड होंगे। अब और इसमें साथ साथ क्या है, टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब कि तापमान क्या है, बहुत बहुत कम है। और जैसे ही इसका प्रेशर क्या होगा, रिलीज किया, जैसे ही इसका प्रेशर रिलीज करेंगे
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में। इसका मतलब कि यहाँ पर ये सॉलिड का फॉर्म था, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा था, तो इसके जो पार्टिकल्स थे वो क्या थे, एकदम टाइटली पैक्ड थे, टाइटली पैक्ड थे। पर जैसे ही प्रेशर को रिलीज किया, प्रेशर को थोड़ा सा हटाया, तो क्या हो गया, इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे और अब कन्वर्ट हो जाएगा ये गैस के फॉर्म में। तो ये आपका सॉलिड CO2 है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। आपने देखा होगा कि ऐसा धुआं सा निकलता हुआ, व्हाइट व्हाइट सा धुआं आजकल पार्टीज में निकलता है, निकालते हैं हम लोग, पीछे से बादल जैसे निकल रहे हैं, तो वो क्या होती है, सॉलिड CO2 ही होती है। जैसे जैसे उसका प्रेशर रिलीज करते जाते हैं, वहां पर गैस क्या है, उत्पन्न होती है, व्हाइट कलर की, इस तरह से गैस देखने को मिलती है। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। हमने क्या पढ़ा, हमने सॉलिड के स्टेट्स पढ़े कि सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, दृढ़ होता है, फिर आपका फिक्स वॉल्यूम होता है, मैक्सिमम डेंसिटी से क्वेश्चन आता है, फिर आपकी संपीड़ितता इसमें नेग्लिजिबल होती है। पर इसमें एक एग्जाम्पल है स्पॉन्ज का, जिसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड, जो आपकी एयर है वो एयर के मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रैप्ड होते हैं किसमें, स्पेसेस में, जो पोर्स प्रेजेंट है। जब उसको ऐसे दबाएंगे तो सारा का सारा एयर बाहर आ जाएगा, उसको रिलीज करेंगे तो वापस से एयर अंदर आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने देखा द्रव में कि द्रव में क्या होता है, इसका फिक्स वॉल्यूम होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में आता है उस कंटेनर की शेप ले लेता है। इसके मैं क्वेश्चन जरूर इंक्लूड करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गैस क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। फिर हमने क्या देखा, हमने ये कन्वर्जन देखे कि सॉलिड से लिक्विड बनता है फ्यूजन, तो इसमें आपकी लेटेंट हीट, वो एक छुपी हुई ऊर्जा, वो एक छुपी हुई एनर्जी जो क्या कर रही है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है, पर टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि वो एनर्जी यूज हो रही है उसके स्टेट को बदलने में, ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होना, मतलब कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल होना जो कि 1 किलो सॉलिड को कन्वर्ट करे लिक्विड में, ठीक है ना। अब देखो, इसके बाद हमने देखा वेपोराइजेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर हमने सब्लिमेशन देखा कि सॉलिड से गैस डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। फिर हमने देखा कि ड्राई आइस या सॉलिड CO2 क्या होती है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में सॉलिड CO2 प्रेजेंट होती है। जैसे ये प्रेशर थोड़ा रिलीज करते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग जाते हैं और गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और ये हो गया हमारा सॉलिड CO2। चलिए, तो अब देख लेते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के जो कण होते हैं वो आयनीकृत गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मा के पार्टिकल्स दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। तो ये आयनाइज्ड गैस, आयनीकृत गैस के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका मतलब कि पार्टिकल्स किसके, कण, प्लाज्मा के जो कण होते हैं बहुत ही ज्यादा उत्तेजित, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा अत्यधिक ऊर्जावान और बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, उत्तेजित होते हैं, ठीक है। तो आपको दो चीज याद रखनी है कि पार्टिकल्स किसके, प्लाज्मा के, ये आयनीकृत गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा उत्तेजित और जिनमें बहुत ही ज्यादा क्या होती है, ऊर्जा होती है। तो ये सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं किसके, प्लाज्मा के, ठीक है। तो प्लाज्मा के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड। दूसरी बात कि ये जो होते हैं ये आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लाज्मा कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, तो इनमें प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा, जिनके कारण वो क्या करते हैं, चमकते हैं और दमकते हैं, ठीक है। अब देखो प्लाज्मा, तो प्लाज्मा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जब प्लाज्मा आपको फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में पाया जाता है, अब उस फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है, हीलियम गैस है। ऐसे ही प्लाज्मा नियॉन साइन बल्ब में पाए जाते हैं। अब ये नियॉन साइन बल्ब में नियॉन गैस प्रेजेंट है, तो ये जो गैस है, चाहे हीलियम गैस चाहे आपके नियॉन गैस, ठीक है, तो इन सब में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा। अब ये जैसे ही इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो ये जो गैसेस हैं ये चार्ज हो जाती है, और इन गैसेस के चार्ज होने से जो इनके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है वो क्या होने लगता है, वो चमकने लगता है, ठीक है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर क्या है, हीलियम गैस प्रेजेंट है, नियॉन साइन बल्ब के अंदर नियॉन गैस प्रेजेंट है। तो इनके अंदर जो गैस है, ये जब इन गैसेस को जब क्या है, चार्ज मिलता है, मतलब चार्ज हो जाती है किससे, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो इनके अंदर जो प्रेजेंट प्लाज्मा होता है वो क्या होने लगता है, ग्लो होने लगता है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और सन, आपका स्टार्स, ये सब, इन सब में क्या प्रेजेंट होते हैं, इस सब में प्लाज्मा प्रेजेंट होती है, जिनकी वजह से वो चमकते हैं। अब बात कर लेते हैं बोल्स आइंस्टाइन कंडेंसेट, लास्ट टॉपिक है आज का, और ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर बचेगा। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रिडिक्ट किया गया था, BEC, बोल्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये है क्या, ये जो नॉर्मल एयर है जिसकी घनत्व, जिसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो ऐसी एयर जिसकी
घनत्व डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम है, उसको क्या करते हैं, उसको सुपर कूल कर दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा कर दिया जाता है, तो वो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर बन जाता है, वो आपका बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, डायरेक्ट ये दोनों आपसे एज सच पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की लाइंस एज सच ही लिखी हुई हैं। नॉर्मल एयर जो गैस ऑफ लो डेंसिटी है, ठीक है, इनको क्या करते हैं, सुपर लो टेम्परेचर पे या इनको कूल कर देते हैं और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये बन जाता है। सिर्फ इतना ही था। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एज सच आपके एनसीईआरटी की लाइंस है ये सब, तो आपको उसको एज सच चीज को याद रखनी है, ठीक है। पदार्थ क्या है, तो पदार्थ हर वो चीज जिसके पास खुद का क्या द्रव्यमान हो और जो क्या करे, एक जगह को घेरे। तो मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस और जो उसका फिर साथ साथ उसका क्या हो, मास हो। अब यहाँ पर बात आती है मैटर को का हमको यहाँ पर रासायनिक गुण देखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। मैटर का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पिछले चैप्टर में क्लास जो आपका चैप्टर नंबर 1 था क्लास 9 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, वो हम देख चुके हैं। यहाँ पर आज हम रासायनिक स्वरूप देखेंगे। तो अब देख लेते हैं मैटर। मैटर प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। अगर मैं एक सिंपल भाषा में बोलूं कि प्योर क्या है, तो प्योर किसी से भी पूछो तो प्योर वो ये बोलेगा, अरे शुद्ध। शुद्ध नहीं समझते हो, देश का नंबर 1 नमक, टाटा नमक, शुद्ध नमक। तो ये क्या है, उनके लिए शुद्धता है। तो मतलब प्योर मतलब शुद्ध और इम्प्योर मतलब अशुद्ध। दूध में पानी डाल दिया, दूध एक ग्वाला लेकर आ रहा है, मिल्कमैन लेकर आ रहा है, तो वो दूध कैसा है, अशुद्ध है। खुद के सामने दुहाया हुआ दूध क्या है, उनके लिए शुद्ध है। तो इसका मतलब घर में बना हुआ घी क्या है, शुद्ध है, और बाजार से आया हुआ घी क्या है, अशुद्ध है। तो उनके लिए अगर सिंपल भाषा में इंसानों से पूछा जाए तो ये होगा कि अशुद्ध और शुद्ध में वो इतना ही डिफरेंस समझते हैं, बट केमिस्ट्री में ये शुद्ध और अशुद्ध टोटली डिफरेंट चीज होती है। यहाँ पर हम देखेंगे मैटर पदार्थ प्योर सब्सटेंसेस, मतलब ऐसी चीज जो कि एक ही कॉम्पोजिशन उसकी एक ही है, साथ साथ वो कॉम्पोनेंट्स जो उसके हैं वो एक ही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ गैस की, तो ऑक्सीजन हमारी गैस है, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये ऑक्सीजन में अगर मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन गैस की, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस किससे मिलकर बनी हुई है, ऑक्सीजन से। तो इसका मतलब इसमें एटम्स किस चीज के हैं, ऑक्सीजन के। इसमें पार्टिकल्स किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो ये क्या है, ये आपका प्योर एलिमेंट है, ठीक है। इसी जगह पर अगर मैं सिल्वर बोलूं, तो सिल्वर मेरे पास जो एलिमेंट है, ठीक है, वो उसमें इसके पार्टिकल्स, कण किसके बने हुए हैं, सिल्वर के। ऐसा तो नहीं कॉपर आके नाचता हुआ कहेगा हे मैं भी तुम्हारे साथ प्रेजेंट हूं, ऐसा तो नहीं कहेगा। तो सिल्वर मतलब कि सिल्वर में सिल्वर के ही एटम, सिल्वर के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, ये प्योर आपका सब्सटेंस हो गया। इसी जगह पर अगर बात करूं कंपाउंड की, अब कंपाउंड कैसे प्योर हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, वाटर। तो वाटर क्या है, पानी। अब पानी, हिमालय चल के चलो पानी लेकर आते हैं, चलो चलते हैं हम ऑस्ट्रेलिया, चलो चलते हैं हम जापान, जहां से भी मैं पानी लेकर आऊंगी, पानी का जो कॉम्पोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो हर जगह सेम रहेगा। इसका मतलब पानी में कहीं से भी लूं, मिनरल वाटर लूं, हैंडपंप का पानी लूं, घर का पानी लूं, नल का पानी लूं, पानी हमेशा एक ही रहेगा। इसका मतलब पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, जो H और ऑक्सीजन का रेशियो है, ये 1:8 का ही रहेगा, मैं किसी भी सोर्स से पानी लूं। तो इसका मतलब कि ये क्या है, ये एक प्योर सब्सटेंस के अंदर आता है। इसी जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वो हर जगह आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही हूँ, छोड़ा। तो अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, इसकी कॉम्पोजिशन क्या रहेगी, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा एक ही रेशियो में कंबाइन करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड किस रेशियो में कंबाइन कर रहा है, CO2 ये कंबाइन कर रहा है 3:8 के रेशियो में। अब ये 3:8 के रेशियो में हर जगह कंबाइन करेगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट कर रहा है वो इसी कॉम्पोजिशन, इसी रेशियो में क्या है, CO2 का कार्बन और ऑक्सीजन रिलीज आउट हो रहा है। तो ये रेशियो हमेशा फिक्स है। तो इसका मतलब जब भी कोई भी चीज क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। जैसे एलिमेंट्स में हो गया क्या, आपके मेटल्स में आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, तो इसमें क्या है, एटम्स और पार्टिकल सेम है। इसी तरह से आपके क्या हो गए, कंपाउंड में उसकी कॉम्पोजिशन या उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, या उसमें बोल सकते हैं रेशियो, जो जिससे मिलकर वो कंपाउंड बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो H2 और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, वाटर बनाया। तो इसमें जो वाटर बना वो किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक
डेफिनेट कॉम्पोजिशन में, डेफिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट में, डेफिनेट रेशियो में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तब जाकर वाटर बनेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब एलिमेंट्स में एक और बात आ जाती है, कुछ मेटल हो गए, कुछ नॉन मेटल हो गए, ठीक है, और फिर कुछ हो गए मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स क्या हो जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, ये सब आपके क्या होगा, एग्जाम्पल मेटलॉइड्स के। और ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ये आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सेमीकंडक्टर्स, जो कि प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में शो करते हैं। ठीक, यहाँ तक आई होप पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब देख लेते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। अभी तक हम बात कर रहे थे प्योर प्योर प्योर, हर चीज प्योर। तो अब क्या होती है इम्प्योर सब्सटेंसेस, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या होते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस मतलब कि यहाँ पर हमको देखना है मिक्सचर्स को। मतलब इम्प्योर सब्सटेंसेस, जैसे कि अगर मैं बात करूं, इम्प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल हो जाएंगे मिक्सचर्स। तो मिक्सचर में जैसे कि आपने नवरत्न की नमकीन देखी होगी, तो उसमें क्या है, तरह तरह की चीजों को मिलाकर वो नमकीन बनती है। अब उस नमकीन को क्या है, उसमें मैं अगर मेरे पास मूंगफली का दाना पड़ा है तो उसको मैं निकाल कर अलग कर सकती हूँ। यहाँ पर क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड में अगर मैं चाहूँ कि H2 प्लस O2 है, तो H2 प्लस O है, वाटर बन रहा है। तो ये वाटर जब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहा है, और इसका डेफिनेट प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहता है। कंपाउंड्स में जो प्रोपोर्शन है हमेशा फिक्स रहेगा, पर मिक्सचर में जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स नहीं भी रह सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चीनी को पानी में घोल रही हूँ, तो मैं 1 चम्मच घोलूंगी तो भी पानी में घुल जाएगा, 2 चम्मच घोलूंगी तो भी पानी में घुल जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या है, वो चीनी में पानी का घोलना, वो क्या है, मिक्सचर है, एक मिश्रण है। और मिश्रण क्या होता है, कभी भी फिक्स नहीं होता। आप क्या कर सकते हैं, उसके जो वेरिएशन कर सकते हैं उसके घोलने के तरीके में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बात समझ में आती है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हम क्या करें, हम अपने हिसाब से चेंज कर सके और जिसका कॉम्पोजिशन भी चेंज हो सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमको पढ़ना है क्या, आपका होमोजेनस मिक्सचर और आपका हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर जहां पर पूरे के पूरे कॉम्पोजिशन में, पूरे के पूरे सोल्यूशन में हमेशा यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर चीनी को घोला गया किसमें, पानी में, तो वो क्या रहेगा, क्या चीनी को अलग कर पाओगे। सिंपल, अगर देखो, देख के बताओ कि एक ग्लास है मेरे पास, ये 2 ग्लासेस है। अब इन 2 ग्लासेस में एक में मैंने क्या किया, चीनी को घोल दिया, एक में क्या किया, सॉल्ट को घोल दिया। ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, समझेंगे। ये मेरे पास एक ग्लास है, ये मेरे पास दूसरा ग्लास है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने शुगर के क्रिस्टल्स को घोल दिया पानी के अंदर। अब इसमें क्या किया, इसमें मैंने सॉल्ट क्रिस्टल्स को घोल दिया। अब मैंने बोला कि दूर से देखकर बताओ, दूर से देखकर बताओ कि किसमें शुगर है, किसमें सॉल्ट है, किस पानी में शुगर है, किस पानी में सॉल्ट है। तो क्या देखकर बता पाओगे, तो बिल्कुल नहीं बता पाओगे देखकर कि किसमें शुगर है, किसमें सॉल्ट है। क्योंकि यहाँ पर जो मिक्सचर में जो ये शुगर और सॉल्ट को डाला गया पानी के अंदर, वो क्या था, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए उसमें पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें ये समझ में आया कि ये जो सॉल्यूशन बना, ये जो विलयन बना, ये कैसा बना, ये होमोजेनस बना। ठीक है, अब इसी जगह पर अगर मैंने पानी में सैंड को मिलाया, तो मेरे को ध्यान से मैं अगर देख रही हूँ और दूर से भी देख रही हूँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि पानी में सैंड प्रेजेंट है, या मैंने पानी में थर्मोकोल की बॉल्स डाल दी, या मैंने पानी में कुछ कंकड़ डाल दिए। तो यहाँ पर मुझे समझ में आया कि ये कैसा मिक्सचर है, ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है। क्यों, क्योंकि इसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, मतलब यूनिफॉर्म सा नहीं दिख रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा मैटर प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स हो गए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका कंपाउंड में आ जाएगा जो कि प्योर होता है। ठीक है, इसी तरह से इसमें मेटल, नॉन मेटल हो गए। फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमने देखा कि जो हमको देखना है मिक्सचर और मिक्सचर में क्या, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर। अभी हम सब चीजों को डिटेल पढ़ेंगे। चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं डिटेल वर्जन। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि मैटर हमने हर चीजों को देखा, पदार्थ जो आपका भौतिक स्वरूप और रासायनिक स्वरूप। तो इसका रासायनिक स्वरूप में देखा। सबसे पहले हमको देखना है सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन क्या है, विलेन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको प्रकार देखने हैं। तो सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया और गैसियस सॉल्यूशन हो गया। सॉलिड सॉल्यूशन हो गया एलॉयज फॉर एग्जाम्पल, कि सॉलिड को सॉलिड में मिलाकर क्या बना, एलॉय। अब ये जो एलॉय बन जाते हैं, ये कैसे बनते हैं, या तो मेटल को नॉन मेटल में घोला जाए, या मेटल को मेटल में घोला जाए, या नॉन मेटल को मेटल में घोला जाए। और जब ये एलॉय बन जाते हैं, तो इनको फिजिकल मेथड के थ्रू इनको अलग नहीं करा जा सकता इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, आपकी ब्रास की, तो ब्रास क्या है, एक अलॉय है, और ब्रास बना किससे है, ब्रास। तो ब्रास एक अलॉय है, ये बना है किससे, कॉपर और जिंक से। ठीक है, इसी तरह से आपको बहुत सारे अलॉयज याद करने हैं, मैं आपको याद करवा दूंगी। तो ब्रास, कॉपर और जिंक से याद कैसे रखेंगे, CbZ, CbZ बाइक होती है, तो कॉपर C और Z हो गया जिंक। तो ये कॉपर और ये जिंक, ये आपका एक रेशियो में कंबाइन हो रहा है। अब ये रेशियो हमेशा ऐसा नहीं है कि 30:70 के रेशियो में हमेशा फिक्स है, तो ये रेशियो आपका वैरी भी कर सकता है, इसीलिए ये क्या है, ये आपका एक अलॉय है। अब देखो यहाँ पर ये जो कॉपर है और ये जिंक है, ये क्या है, दोनों सॉलिड है, तो सॉलिड इन सॉलिड, तो ये हो गए आपके सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल हो जाते हैं सारे अलॉयज। इसके बाद लिक्विड सॉल्यूशंस हो गए, जैसे कि कोई भी लिक्विड सोप को आपने पानी में डाल दिया, तो ये लिक्विड का एग्जांपल हो गया। इसी जगह पे गैसियस सॉल्यूशन क्या हो गया, ये हमारी एयर के कॉन्सिक्वेंस, मतलब एयर का कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, कि कॉम्पोजिशन ऑफ एयर क्या होगा, इसमें आपका नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, अदर गैसेस भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, तो ये हो गए आपके गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन विलेन की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ विलेन, मतलब कि जो गुण है विलेन के वो क्या क्या होते हैं। तो विलेन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होते हैं, और सूक्ष्म मतलब कि बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और इसमें 1 नैनोमीटर डायमीटर से भी वो उसके पार्टिकल्स कम होते हैं, इतने ज्यादा छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइड में इमेज देखो, शुगर को पानी में मिक्स कर दे रही हूँ, तो वो मिक्स होने के बाद क्या वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि वो पार्टिकल्स इतने ज्यादा सूक्ष्म है कि हमको दिख नहीं रहे। एक हमको जो मिक्सचर दिख रहा है, एक सॉल्यूशन दिख रहा है, वो कैसा दिख रहा है, वो होमोजेनस दिख रहा है, इसका मतलब कि यूनिफॉर्म दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है प्रॉपर्टीज में, गुण में किसके, सॉल्यूशन की, कि जो सॉल्यूशन का मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन हमको विलेन दिख रहा है, वो कैसा दिख रहा है, वो समांगी दिख रहा है, होमोजेनस दिख रहा है, यूनिफॉर्म दिख रहा है, एक सा दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, इसीलिए ये क्या दिख रहा है, एक साथ दिख रहा है। दूसरी बात कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, इनको हम फिल्ट्रेशन, सॉल्यूट मतलब क्या हो गया, देखो दो चीजों को समझो, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है मतलब कि उसमें पानी है और कुछ और चीजें पड़ी हैं, तो इसका मतलब पानी, पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और जो पानी के अंदर जो चीज डाली जाती है, जो चीज को घोलना होता है, वो होता है सॉल्यूट। ठीक है, दो टर्म होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर दो टर्म समझेंगे, दो टर्म्स होते हैं सॉल्यूट, एक हो गया सॉल्यूट और दूसरा हो गया सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो चीज घोली जा रही है, और सॉल्वेंट जिसमें घोला जा रहा है, तो पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और चीनी क्या हो गई, सॉल्यूट हो गई। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर चीनी को पानी में घोला गया, तो क्या है, वो उसको मतलब उसके पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन से रिमूव आउट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि चीनी का घोल जो है उसको फिल्टर आउट कर देंगे, छन्नी से छान दोगे तो चीनी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, और इजिली क्या है, एक दूसरे के अंदर, तो जो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक हो जाते हैं। फिर अब पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये अब जब इतने ज्यादा स्मॉल है, यूनिफॉर्म पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, तो जो लाइट ऑफ बीम अगर से पास करी जाए, टॉर्च से लाइट अगर पास करी जाए सॉल्यूशन में, तो इट डू नॉट स्कैटर द लाइट ऑफ बीम ऑफ लाइट। मतलब यहाँ पर बीम ऑफ लाइट क्या है, वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि पार्टिकल्स में इतनी ज्यादा यूनिफॉर्मिटी होती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर बात होती है, सॉल्यूशंस भी दो तरीके के होते हैं, संतृप्त और आपके असंतृप्त, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आपने एक टर्म सुना होगा कि बहुत ही ज्यादा सैचुरेट हो गए पढ़ के, अब दिमाग को कुछ नहीं घुस रहा है, पेजा एकदम फ्राई हो चुका है, पेजे में अब कुछ भी नहीं घुस रहा है। क्यों? क्योंकि एक एक्सट्रीम लेवल आ गया, अब इसके आगे पढ़ेंगे तो शायद उल्टी ही हो जाएगी। तो यहाँ पर भी अगर एक पानी है ग्लास का भरा हुआ, उसमें चीनी डाल रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि कितना भी घोलेंगे वो चीनी नहीं घुलेगी, उस समय ग्राफ कैसा हो जाएगा, प्लेट्यू फॉर्म हो जाएगी, अब वहां पर चीनी और नहीं घुलेगी। तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। अनसैचुरेटेड मतलब कि ऐसी स्थिति जहां पर चीनी पानी में घुल पा रही है या नमक पानी में घुल पा रहा है। ठीक, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की विलयन का की सांद्रता। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी DSSS में तो आ ही जाता है। क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना ग्राम्स ऑफ मास, कितना ग्राम्स दिया हुआ सॉल्यूट का जो चीज हम घोलने वाले हैं, और कितना मास है कि सॉल्यूशन का जिसमें हम घोल रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन जो बना। ठीक है, तो इनटू 100, तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। क्वेश्चन में इंक्लूड कर दूंगी जब मैं इसके एमसीक्यूज आपको करवाऊंगी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन
इसमें जो होते हैं पार्टिकल्स बड़े होते हैं किससे, सॉल्यूशन के पार्टिकल से इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, जो कि आपके साइज मोर देन 100 नैनोमीटर होता है। अभी इसमें क्या था, 1 नैनोमीटर से लेस देन 1 नैनोमीटर कितने छोटे थे, यहाँ पर 100 नैनोमीटर से साइज क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसीलिए अगर सैंड को पानी में डाला जाए तो सैंड के पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं इजिली अपनी आंखों से। अब ये हम इजिली अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। तो इसीलिए ये सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, हेट्रोजेनस होते हैं, विषमांगी होते हैं। ये कैसे थे, ये आपके समांगी थे, और ये कैसे हैं, ये आपके विषमांगी हैं। इनको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। फिर इनका भी सेपरेशन हम कर सकते हैं। सॉल्ट खुद ही सोचो कि सैंड को सेपरेट आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं फिल्टर पेपर पे। अब यहाँ पर इनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इसलिए अगर बीम ऑफ लाइट छोड़ी जाए इनके ऊपर तो स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को। देखो साइड में इमेज किस तरह से स्कैटर होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूट जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते। सॉल्यूट मतलब कि वो चीज विलय जिसको हमको घोलना है, तो सॉल्यूट यहाँ पर डिसॉल्व नहीं होते, ये रिमेन सस्पेंडेड रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। अगर इनको छोड़ दिया जाए थोड़े समय के लिए तो ये क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अब इसीलिए क्या होते हैं, ये अनस्टेबल भी उनको कहा जाता है, ठीक। आई होप यहाँ तक पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने क्या देखा, हमने देखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के टाइप्स देखे हमने। सबसे पहले क्या थे, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। ऐसा सॉल्यूशन जो कि क्या है, एक सैचुरेशन लेवल आ गया है, संतृप्त हो गया है, अब उसमें कोई भी चीनी नहीं, सॉल्यूट नहीं घुल रहा है, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे हम चीनी इजिली घोल सकते हैं या कोई भी चीज घोल सकते हैं, वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। हमने फिर देखा कि सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन भी होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन एग्जांपल एलॉयज हो गए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉलिड सॉल्यूशन को आप किसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा प्रॉपर्टीज। तो हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं, विलेन होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो होमोजेनियस होते हैं, आपके समांगी होते हैं, साथ ही इतने सूक्ष्म होते हैं, उसके कण 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, तो वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसमें बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो वो स्कैटर नहीं करती है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत ही यूनिफॉर्म होता है, होमोजेनियस होता है। साथ ही साथ इसके पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम फिल्टर कर सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स होते हैं बहुत बड़े। फिर इसके सस्पेंडेड रहते हैं, अगर सेटल हो जाते हैं हम इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। सस्पेंशन की बात कर रही हूँ, सस्पेंशन में हेट्रोजेनस सॉल्यूशन बनता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं ये एक तरह से। अब बात करते हैं कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स क्या होते हैं, ये एक तरह से 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में इनके पार्टिकल का साइज होता है। ये दिखते हैं कि ये ऐसा शो करते हैं कि होमोजेनस है, पर ये जनरली होते कैसे हैं, विषमांगी हेट्रोजेनस होते हैं नेचर में, ठीक है। अब ये होमोजेनस ये क्यों दिखते हैं, क्योंकि इनके जो साइज है वो स्मॉल होता है। किससे, आपके सस्पेंशन जो आपका ये है निलंबन, इनके साइज से छोटा होता है, इसलिए लगते होमोजेनस है पर ये होते हेट्रोजेनस होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है मिल्क। मिल्क क्या है, ये आपका कोलॉइड है, मिल्क इज अ कोलॉइड, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, ये सेपरेट फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया से सेपरेट नहीं होते। इंस्टेड इनका सेपरेशन किसके थ्रू होता है, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक लगती है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन से ये सेपरेट आउट हो जाते हैं इनके पार्टिकल्स, पर फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया इसमें नहीं लगती है। अब ये स्टेबल होते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स इतने भी छोटे नहीं होते हैं, उतने भी बड़े नहीं होते हैं, तो इसलिए स्टेबल होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते, तो ये स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पर टिंडाल इफेक्ट देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि टिंडाल इफेक्ट कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है कोलॉइड्स में, जहां पर लाइट को अगर छोड़ा जाए तो ये स्कैटर कर देते हैं बीम ऑफ लाइट को। इसमें आपको एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, एक तो हो गया मिल्क में आपका क्या दिखेगा, टिंडाल इफेक्ट दिखेगा। फिर आपका साथ ही साथ आपको देखा मिस्ट जो होता है, जो आपकी ओस वाली बूंदें होती हैं, उसमें आपको टिंडाल इफेक्ट देखने को मिलेगा। फिर साथ ही साथ कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट मतलब आपने देखा होगा कि बहुत घने घने जंगल है, और अगर उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ कुछ जो पेड़ के साइड में देखो कैसी होती है कैनोपी, तो इसमें क्या होता है कि जो सन की रेज एंटर कर जाती हैं, और सन की रेज जब एंटर करती हैं तो किस तरह से पूरी बीम है वो स्कैटर करके लाइट का एक पाथ बना देती है। इसी तरह से रूम में भी अगर लाइट रेज अंदर एंटर कर रही होती है तो भी हमको इस तरह की इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि टिंडाल इफेक्ट यहाँ दिखता है। इसके पार्टिकल्स होते हैं स्टेबल होते हैं, पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक से सेपरेट आउट हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा कोलॉइड्स वाला पोर्शन खत्म होता है। इसका चार्ट है, ये आपको मैं इंक्लूड कर दूंगी इसमें आगे स्क्रीन पर, वो चार्ट जरूर याद कर लेना।
वो पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। चलिए आइए इसके बाद सेपरेशन ऑफ जो मेथड्स हैं, किस तरह से सेपरेट आउट कर सकते हैं सब्सटेंसेस को, वो हमको देखना है। फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए मैं इसको रब कर देती हूँ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आइए अब देख लेते हैं किस तरह से कंपोनेंट्स को उसके मिश्रण से अलग किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। तो अभी हमको सेपरेशन देखना है मिक्सचर में से कंपोनेंट्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ टेक्निक्स हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी, और इन टेक्निक से क्वेश्चंस आते हैं। तो डायरेक्टली जो चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी मैं आपको बताती चलूंगी। तो सबसे पहली टेक्निक है जिसमें कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स को अलग अलग करा जा सकता है। मतलब कि कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो कि वोलेटाइल होंगे, मतलब कि जो उड़ने वाले होंगे, इवेपोरेट हो सकते हैं, उड़ रहे हैं, और कुछ होंगे जो कि नॉन वोलेटाइल है, मतलब कि उसमें इवेपोरेशन की प्रक्रिया नहीं हो रही। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा कि अगर एक इंक है और उसमें पानी है प्रेजेंट, तो इंक को मुझे सेपरेट आउट करना है पानी में से, तो उसको मैं किस प्रक्रिया के थ्रू कर सकती हूँ। तो वहां पर वही प्रोसेस लग जाएगा वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल वाला, जिसमें कि हमको हीट देना पड़ेगा। जब हम हीट देंगे यहाँ से, तो ये यहाँ पर इंक और वाटर है, इंक और वाटर, तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, पानी की प्रक्रिया होती है इवेपोरेशन की, वाष्पीकरण की, तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा और इंक यहाँ पर रह जाएगी। तो ये कौन सी टेक्निक हो गई? ऐसी टेक्निक जिसमें कि एक सब्सटेंस क्या है, वोलेटाइल नेचर का है, मतलब कि उड़ने वाला, और दूसरा सब्सटेंस कैसा है, नॉन वोलेटाइल, जो कि नीचे सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक देख लेते हैं, क्रीम फ्रॉम मिल्क। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि क्रीम क्या, लाइटर होता है, लाइटर जो ऊपर रह जाएगा और जो भारी भाग है वो नीचे रह जाएगा। तो ये प्रक्रिया हो जाती है आपकी ऑक्टेंड्रन वाली, जैसे कि आपका ये इस तरीके से। तो यहाँ पर जो लाइटर चीज होगी वो ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ पर लाइटर चीज आ गई, लाइटर कंपोनेंट आ गया, और ये नीचे क्या हो जाएगा, ये हेवियर कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रीम फ्रॉम मिल्क अगर जैसे इस तरह से मथनी से मथा जाता है, या आपने वॉशिंग मशीन में देखा होगा जब कपड़े सूख जाते हैं, उसको ड्राई हो जाते हैं, तो किस तरह से वो साइड में इकट्ठे हो जाते हैं। तो उससे ये समझ में आता है कि आपका वॉशिंग मशीन हो गया या आपका मिक्सर हो गया, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया लगी, सेंट्रीफ्यूगेशन की लगी। अब यहाँ पर ये प्रक्रिया का इस्तेमाल कर ब्लड की टेस्टिंग की जाती है, यूरिन की टेस्टिंग की जाती है, डीएनए का सेपरेशन किया जाता है, या डीएनए को ब्लड से निकाला जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर जो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रक्रिया है वो कई तरह से लैब में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो इसमें लाइटर कंपोनेंट ऊपर रह जाता है, हेवी कंपोनेंट जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टेक्निक देख लेते हैं, क्या, टू इमिसिबल लिक्विड। मतलब कि ऐसे दो लिक्विड है हमारे पास द्रव, जो कि क्या है, अघुलनशील है, एक दूसरे में घुल नहीं रहे। ठीक है, अब वो क्या हो जाएगा, ऑयल और वाटर। ऑयल और वाटर क्या हो जाता है, देखो सब चीज की इमेज आपको साइड में दिखती जाएगी, उसको देखते जाना। ऑयल और वाटर, तो ऑयल और वाटर का एक दूसरे मिक्स हो जाएगा नहीं, तो ऑयल और वाटर को सेपरेट आउट कर सकते हैं हम किस प्रक्रिया से, डिकैंटेशन की प्रक्रिया से, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डिकैंटेशन की विधि से ऑयल को इस तरह से थोड़ा सा करेंगे, क्या, टिल्ट करेंगे, तो ऑयल क्या है, वो निकल जाएगा और पानी नीचे बैठ जाएगा। और ये किस बेसिस पे निकलता है, सेपरेट आउट होता है, इसमें कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, कई एग्जाम्स में कई बार आया है, आपके एग्जाम्स में भी आया है। तो क्या है कि टू इमिसिबल लिक्विड, मतलब कि ऐसे दो घुलनशील लिक्विड है जो कि एक साथ प्रेजेंट है, तो वो किस बेसिस पे अलग होते हैं, किस बेसिस पे सेपरेट आउट होते हैं। तो आंसर हो जाएगा अपनी घनत्व के बेस पे, अपनी डेंसिटी के बेस पे। तो सेपरेशन इसमें किस बेसिस पे होता है, डेंसिटी के बेस पे होता है। तो यहाँ पर केरोसिन ऑयल और वाटर, अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम ओर, अपने ओर से आयरन का एक्सट्रैक्शन इसी प्रक्रिया के विधि से होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। ऐसी प्रक्रिया जहां पर सॉल्ट भी प्रेजेंट है और कैम्फर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्ट और कैम्फर का मिक्सचर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका हो गया मिक्सचर। अब यहाँ पर सॉल्ट प्लस कैम्फर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे हीट करेंगे तो जो वेपर्स है ये कैम्फर के हैं और सॉलिडिफाइड कैम्फर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। ये सिंपल था। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या, सेपरेशन ऑफ डाइस। तो सेपरेशन ऑफ डाइस में क्रोमेटोग्राफी टेक्निक लगती है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, क्रोमा मतलब कलर, तो डाइस, ये डाई जो है वो डिफरेंट कलर से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर बात होती है कि क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में या सेपरेशन ऑफ डाइस में कौन से ऐसे बेसिस पे डाइस में डिफरेंट कलर्स को सेपरेट आउट किया जाता है। साइड में इमेज देखो तब समझ जाओगे। तो यहाँ पर एक इस तरह से
यहाँ पर इस तरह से एक प्लेट होती है, ये एक तरह से इस तरह से क्रोमेटोग्राफिक प्लेट होती है जो कि एक बीकर में प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे मान लो डाई को डाला गया, ठीक है, एक डाई है, कलर डाई है, उसको डाला गया। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होंगे, एक डाई के अंदर रेड भी होगा, ब्लू भी होगा, ग्रीन भी होगा। अब वो रेड ग्रीन ब्लू का सेपरेशन जो होगा वो उसके सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे होगा। अभी हमने क्या देखा था, टू इमिसिबल लिक्विड, दो अघुलनशील जो लिक्विड थे उनका सेपरेशन किस बेसिस पे था, उनका सेपरेशन डेंसिटी घनत्व के बेस पे था। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ डाइज में जो डाई के में डिफरेंट कलर्स है उनका सेपरेशन होगा उनकी सॉल्युबिलिटी के बेस पे। जो कलर जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा वो उतनी तेजी से ऊपर भागेगा। मान लो रेड कलर क्या है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, तो रेड कलर बहुत तेजी से ऊपर भागेगा। मान लो इसी जगह पर ब्लू कलर थोड़ा कम सॉल्युबल है, तो ब्लू कलर की लाइन क्या होगी, नीचे होगी। मान लो ब्लैक और कम सॉल्युबल है तो ब्लैक नीचे रहेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ डाइज है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की हेल्प से, जहाँ पे क्रोमा मीन्स कलर, तो ये सेपरेशन किसके बेसिस पे हो रहा है, कलर के बेसिस पे हो रहा है, जो कि किस पे डिपेंड है, उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड है, घुलनशीलता के ऊपर डिपेंड है। तो वो क्या है, वो उसकी कोई भी कलर कितना सॉल्युबल है उसके हिसाब से उसका जो लेवल है वो ऊपर बढ़ेगा। जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा उतनी तेजी से फास्ट उसमें क्रोमेटोग्राफिक प्लेट में ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल होता है ड्रग, कोई भी ड्रग को ब्लड पे से निकालने में कि क्या कौन सी ड्रग ब्लड में प्रेजेंट है। फिर पिगमेंट्स को जो कि नेचुरल कलर्स है उससे पिगमेंट को रिमूव आउट करने के लिए, तो डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं टू मिसिबल लिक्विड। अब ऐसे लिक्विड है जो कि क्या है, जो घुलनशील है एक दूसरे में। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन और वाटर, एसीटोन और वाटर का एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपने घर में थिनर देखा होगा, नेल रिमूवर देखा होगा, उसमें पानी कितना भी मिला देंगे तो आप क्या बता सकते हैं कितना एसीटोन है कितना वाटर है, देख के नहीं बता सकते। अब उसको सेपरेट आउट करना है तो कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो आसवन की विधि लगेगी, डिस्टिलेशन की विधि लगेगी। सिंपल आपको ये समझना है कि टू इमिसिबल लिक्विड था तो हमारा कौन सा था, सिंपल डेंसिटी के बेस पे। अब टू मिसिबल लिक्विड है, दो घुलनशील लिक्विड है एक दूसरे में, तो वहां पर प्रक्रिया लगेगी डिस्टिलेशन। अब यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है कि डिस्टिलेशन कब लगता है और आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब लगता है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, जो दो सब्सटेंसेस है उनके बीच का जो क्वथनांक है, वो दो लिक्विड है उनके बीच का क्वथनांक जब ज्यादा है, ठीक है, डिफरेंस जो है बॉइलिंग पॉइंट के बीच का वो ज्यादा है तो डिस्टिलेशन की विधि लगेगी। अगर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, और कम कितना, 25 केल्विन से कम है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या लगेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की विधि लगेगी, ठीक है। तो टू मिसिबल लिक्विड को हम डिस्टिलेशन से रिमूव आउट कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब जिसमें क्वथनांक बहुत ज्यादा रहेगा दोनों के बीच में तो हम डिस्टिलेशन सिंपल यूज करेंगे। जब क्वथनांक कम रहेगा, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा 25 केल्विन से, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की विधि को अपनाएंगे। इमेज साइड में लगी हुई दिख रही होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की पूरी यूनिट की। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की विधि जनरली कहाँ लगाई गई है, जैसे एयर के कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट आउट करना है, तो एयर में डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें हमको लगाना होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की विधि, क्योंकि इसमें डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 25 केल्विन से कम होता है। अब जैसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूनिट में लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वही चीज है कि एयर को कंप्रेस करेंगे, फिर उसके बाद उसमें उसको वार्म करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में वार्म होगी, फिर वहां पर गैस सेपरेट आउट हो जाएगी अपनी हाइट के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया तो ये -183 डिग्री सेल्सियस, फिर -186 आर्गन निकली, फिर नाइट्रोजन निकली -196 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ तक आपका क्या था, सारे सेपरेशन के प्रोसेस हो गए। आइए एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं देखा कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या है, एक उड़ने वाला है, एक नहीं उड़ने वाला। जो उड़ने वाला है वो उड़ जाएगा, जो नहीं उड़ने वाला है वो सेट हो जाएगा, जो नहीं उड़ने वाली इंक है वो नीचे सेट हो जाएगी। फिर हमने देखा क्रीम कम मिल्क, तो ये लाइटर और डेंसर कंपोनेंट्स को अलग कर देता है। लाइटर कंपोनेंट ऊपर रह जाता है, डेंसर कंपोनेंट नीचे रह जाता है, ठीक है। अब देखो तो इसमें जो नीचे देखो, अगर ब्लड टेस्टिंग जो होती है ना, जब डीएनए का टेस्ट होता है तो डीएनए जो है वो नीचे रह जाता है और ऊपर उसका सीरम वेरम सारा लिक्विड पार्ट जो ब्लड का रहता है वो ऊपर चला जाता है। बहुत अच्छा इसका किसी ने अगर किया होगा सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक लैब में, उसको बड़ा मजा आया होगा, ठीक है। एमएससी वगैरह में कराते हैं। फिर हमने देखा था कि टू इमिसिबल लिक्विड को डिकैंटेशन की विधि से हम अलग कर सकते हैं। फिर हम देखा कि सॉल्ट और कैम्फर को, इसमें आपका वो आ जाता है वही सब्लिमेशन वाली प्रक्रिया, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया की, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में विदाउट कन्वर्जन ऑफ लिक्विड हम कन्वर्ट करते हैं।
ठीक है। फिर सेपरेशन ऑफ डाइस हमने देखा किसमें, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे क्रोमेटोग्राफी। फिर टू मिसिबल लिक्विड को देखा हमने डिस्टिलेशन की विधि से, अगर बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा किसमें, दो लिक्विड का, अगर क्वथनांक कम होगा तो क्या होगा, हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन लगाएंगे, प्रभाजी आसवन लगाएंगे, और एयर में प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं एयर के कंपोनेंट्स को। आई होप यहाँ तक आपको सेशन सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट करा करिए, कमेंट करने से मुझे ये समझ में आता है कि आप लोग कनेक्टेड हैं, देखते हैं। अब ऐसा लगता है कि एक आधे दो लोग देख रहे हैं, बाकी लोग नहीं देख रहे हैं, तो फिर मैं भी थोड़ी ढील आ जाती है कि अरे कोई पढ़ ही नहीं रहा है तो फिर पढ़ाने से मतलब क्या है, मैं भी थोड़ा अपना फ्री हो जाती हूँ कि भाई थोड़ा आराम हो जाए। तो यहाँ पर आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, या आप और चीजों में क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं, आप क्या चीज चाह रहे हैं, ये भी आप मुझे अपने सुझाव देंगे, तभी ये चीजें बहुत अच्छी रूप से बेहतर रूप ले पाएंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।